इसके पहले 30 क्वेश्चन के पहले हम लोगों ने 29 क्वेश्चन पढ़ चुका था। आज हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रही है फेनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन व्हेन फेनॉल इज हीटेड विथ जिंक। फेनॉल को जब हम लोग जस्ता के साथ यानी जिंक के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ना जिंक के साथ निकल जाती है और बेंजीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बेंजीन बन जाते हैं। ये कन्वर्सन में भी काफी इंपॉर्टेंट है, फेनॉल टू बेंजीन, है ना, इसलिए आंसर इसका बेंजीन हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्जिलिक एसिड की क्रियाशील मूलक है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड इज तो आंसर यहाँ पर ये होगा, ये आपको एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है और ये अल्कोहल का है, इसलिए ये कार्बोक्जिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 32 क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन के साथ कराने पर फदफदाहट होती है, अर्थात CO2 निकलते हैं। फदफदाहट जब होती है तो CO2 निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट आपको कास्टिक मतलब लाइम हो, ये लाइम की तरह काम करता है ना। इसमें से जब इसे हम लोग एसिड से रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो CO2 निकलेगा। देखेंगे इसमें एसिड कौन है, ये हम लोग देखेंगे एसिड कौन सा है। तो यहाँ पर है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड on reaction with aqueous concentration solution of sodium bicarbonate produce effervescence with the following is the compound। ये कौन सा कंपाउंड है जब वो फदफदाहट देता है ना, यानी CO2 लिबरेट करता है। तो इसमें एसिड देखेंगे तो अल्केन एसिड नहीं है, अल्कीन भी एसिड नहीं है ना। अल्केन और अल्कीन ये एसिड नहीं है ना। एसिटिक एसिड आपको एसिड है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड को हम लोग अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करें तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनेंगे और H2O निकलेंगे और CO2 लिबरेट होगा। CO2 लिबरेट होने से फदफदाहट होगी, इसलिए ये इसका आंसर क्या हो गया? एसिटिक एसिड होगा। इसका आंसर सी होंगे। फिर कह रहा है ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूले। किस फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? तो ईस्टर जो होता है ना, ईस्टर जो होते हैं वो कार्बोक्जिलिक एसिड के एक H के विस्थापन से यानी डिस्प्लेस हो जाने पर जो हमको बनता है वह बनता है आपको एक अल्केनोएट। इस अल्केनोएट पर H के जगह पे R आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ईस्टर। समझ गए मिस्टर? ये क्या बनते हैं? ईस्टर बनते हैं। ठीक है ना। तो ईस्टर का आपका इसमें फार्मूला जो होंगे ये होंगे। अब ये इसमें देखना होगा कौन है? RCOOR। RCOOR।
तो इस हिसाब से बी आंसर इसका हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब है नाइट्रो अल्केन के अवकरण से क्या बनते हैं, है ना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन गिव्स। तो नाइट्रो अल्केन हो गए आपको ये नाइट्रो अल्केन, ठीक है ना। अब नाइट्रो अल्केन को हम लोग अवकरण यानी रिडक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जो होंगे, दोनों 4 हाइड्रोजन जो होंगे, इन दोनों ऑक्सीजन को हटा देंगे, और 2 इन्फेंट हाइड्रोजन जो होगा वो आपको नाइट्रोजन के पास आकर के जुड़ जाएंगे, जिसके कारण ये एक नाइट्रोजन पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, और 2 H2O इससे निकल जाएगी, तो ये आपको एमीन बन रहा है। ठीक है ना, जिसको हम लोग अल्केनामाइन भी कहते हैं, है ना। और ये एमीन जो होंगे वो प्राइमरी एमीन होंगे। कैसा एमीन होंगे, प्राइमरी एमीन होंगे। क्यों प्राइमरी एमीन होंगे, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे एक अल्काइल है और 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये 1 डिग्री एमीन होंगे। 1 डिग्री एमीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन गिव्स प्राइमरी एमीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राइमरी एमीन, इसका आंसर हो जाएंगे सी। तो 34 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, और 33 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए सारा क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, यदि इस तरह की क्वेश्चन नहीं भी आए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएंगे ये वो आपको पकड़ में आ जाएगी, इसलिए इन सब पर आप ध्यान से देखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिए। कह रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में कौन सा भस्म उपस्थित है ना। द कॉमन बेस प्रेजेंट इन डीएनए आरएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड में आपको एक पेंटोज शुगर रहते हैं, पेंटोज शुगर रहते हैं, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस रहते हैं, है ना। और एक बेस होते हैं और शुगर होते हैं, और फिर आपको फॉस्फेट होते हैं, फॉस्फेट, फॉस्फेट होते हैं। ठीक है ना, इन तीनों को मिलकर के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अगर जिसमें पेंटोज जो होते हैं ना, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में अगर आपको पेंटोज शुगर में अगर डीऑक्सीराइबोज हो, है ना, और उस पे बेस जो होंगे, बेस आपको देखिए, बेस जो है ना 5 बेस हैं, है ना, 5 बेस हैं। एक है एडेनिन है, एजी कट, एजी कट, एजी कट, 5 बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरोसिल और थाइमिन, है ना। और ये शुगर जो है वो 2 है, एक एक शुगर है जो डीऑक्सीराइबोज है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, और एक शुगर होते हैं, है ना, वो राइबोज होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है ना, यहाँ ऑक्सीजन होता है और यहीं से ऑक्सीजन नहीं रहते हैं तो इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। तो कहने का अर्थ इसमें बेस के विषय में पूछी जा रही है। तो और आरएनए में, आरएनए में, सॉरी, आर एन ए, आरएनए में आपको एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। और डीएनए में डी, सॉरी सॉरी थाइमिन नहीं, सॉरी, ये आपको यूरोसिल रहते हैं। ठीक है, और डीएनए में आपको, डीएनए में, डीएनए
ए में बेस के रूप में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायोमिन होते हैं, है ना। डीएनए के एक फिल्म में हमने सुना था, डीएनए में एग्जाम्पल दिया था डैडी के नाजायज औलाद। डैडी के नाजायज औलाद तो कोई नहीं होते, सभी लोग डैडी के जायज औलाद होते हैं। तो यू आर नॉट ए नाजायज औलाद ऑफ डैडी। डैडी के नाजायज औलाद में यू नहीं होते हैं, यूरासिल नहीं होते हैं, इस दृष्टिकोण से यहाँ पर यू नहीं रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या रहेंगे, थायमिन रहेंगे, यानी यूरेसिल डीएनए में नहीं रहते हैं, है ना। और यूरेसिल कहाँ रहते हैं, यूरेसिल आरएनए में रहते हैं। तो आप देख रहे हैं एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तीनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ पर आंसर एडेनिन, ये साइटोसिन, यूरेसिल, तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है। बी देखिए, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, यही आंसर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि थायमिन है तो ये तो थायमिन आपको रहते हैं किसमें, थायमिन रहते हैं आपको डीएनए में, और यूरेसिल रहते हैं आरएनए में, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। फिर यहाँ थायमिन है तो ये थायमिन आपको रहते हैं डीएनए में, तो ये भी आंसर नहीं होंगे, तो बी आंसर होंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में तो समय लगेंगे ही, है ना। बी क्वेश्चन देखिए, अब 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 क्वेश्चन कह रहा है, 36 क्वेश्चन कह रहा है, 36 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी द्वारा कौन सा कंपाउंड जो है वो नहीं बनाया जाता है। एंजाइम, तो भाई एंजाइम तो बनते हैं, है ना, एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन रहते हैं, हार्मोन्स भी रहते हैं, विटामिन नहीं बनाए जाते हैं। एंजाइम से तो आपको भोजन वगैरह पचती है मालूम है, तो एंजाइम तो बनते हैं। प्रोटीन, आपका शरीर में प्रोटीन खुद बनता है, जैसे आपको मायोसिन जो है, जो आपको मांस में पाया जाता है, बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, तो ये तो बनते हैं। हार्मोन जब बनते हैं तो शरीर के विकास वगैरह में होता है, तो इसलिए हार्मोन तो बनते हैं। विटामिन जो होता है वो डाइट द्वारा हम लोग लेते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। डाइट में, भोजन में हम लोग विटामिन लेते हैं, जो जंतु जगत और वनस्पति जगत से, यानी जूलॉजिकल किंगडम और बॉटनिकल किंगडम से आइसोलेट होते हैं, इसलिए आंसर विटामिन होंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होते हैं, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स हैज एमाइड बॉन्ड्स, जिसमें एमाइड बॉन्ड होते हो। एमाइड बॉन्ड कहने का अर्थ क्या हो, एमाइड बॉन्ड कहने का अर्थ हो ये बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। ये किस में होते हैं, आइए सब में हम देखते हैं। पहले नायलॉन 6 है, तो पहले नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों पड़ा, ये जानकारी आप ले ले, है ना। पास तो सभी करेंगे, पास तो सभी करेंगे, इसलिए पहले जानकारी भी तो लेना होगा आपको, है ना। इतना सारे क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन, अगर यही सब पूछ दे तो बहुत आसानी से बच्चे पास कर जाएंगे। नायलॉन वर्ड जो लिया गया है न्यूयॉर्क और लंदन से, न्यूयॉर्क के एक साइंटिस्ट और लंदन के साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके आपको ये एक पॉलीमर बनाया जिसका नाम है नायलॉन। फिर कहते हैं जो 6 क्या है, तो 6 क्या है सो समझ जाइए, है ना। हेक्सामिथिलीन डाईएमीन, हेक्सामिथिलीन, ये मिथिलीन कितना 6, और डाई एमीन 2 एमीन ग्रुप, एक एमीन ग्रुप यहाँ और एक एमीन ग्रुप यहाँ, तो ये हेक्सामिथिलीन डाई एमीन में 6 कार्बन होते हैं, और एक एडिपिक एसिड होती है उसमें भी 6 कार्बन होते हैं। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें, है ना, और इसमें ये 4 कार्बन
और फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एक कार्बन, तो एक कार्बन ये, चार, एक पांच और एक छः, तो छह कार्बन इसके और छह कार्बन इसके, दोनों मिलकर कितने हो गए, छह कार्बन। आपको यहां से H जो है और इसका OH निकल जाएंगे। जब H और OH निकल जाएंगे और बहुत सारा पॉलीमर बन जाएंगे। ये सारा H, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इसके भी N मॉलिक्यूल हैं, इसके भी N मॉलिक्यूल हैं। सारा जब ये कंडेंस पॉलीमराइजेशन द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नायलॉन 66 किस पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित हुआ है, तो कंडेंस पॉलीमराइजेशन द्वारा ये निर्मित हुआ। तो जिसमें आपको ये नाइट्रोजन है और यहाँ छह कार्बन मिथिलीन ग्रुप के रूप में है। फिर ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर ये आपको कार्बोनाइल ग्रुप का C आ गया और यहाँ पर CH2 जो है 4 मॉलिक्यूल, और CH2 के 4 हैं, CH2 4 हैं और इसका ये O। तो कहने का अर्थ यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और चार पांच, एक छह कार्बन इसके और छह कार्बन इसके, तो छह छह मिल करके कितना हो गया, नायलॉन 66 हो गया। तो इसलिए इसका नाम नायलॉन 66 हो गया और ये यहाँ बन गया एमाइड ग्रुप, इसलिए इसमें एमाइड ग्रुप नायलॉन 66 में ही होंगे। बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, है ना। टेफ्लॉन जो है वो, और टेरिलिन जो है ये, बैकेलाइट जो है ये, इन सबको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है ना। इसी से आपको हो गया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पूछ रहा है कि ऑर्लॉन एक बहुलक है ना। ऑर्लॉन इज ए पॉलीमर, ऑर्लॉन इज ए पॉलीमर। ऑर्लॉन जो है ना पोली एकराइलो नाइट्राइल है, पोली एकराइलो नाइट्राइल, पॉली एकराइलो नाइट्राइल है, पोली एकराइलो नाइट्राइल। इसको पॉली का P, एकराइलो का A और नाइट्राइल का N, इसे पान भी कहा जाता है, पोली एकराइलो नाइट्राइल। पान यानी खाने वाला पान नहीं भाई, ये पान, पोली एकराइलो नाइट्राइल। इससे एक सिंथेटिक कपड़ा बनाई जाती है ना, जो फट जाने पर स्वतः जुटने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। कारण क्या, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं नाइट्राइल में। ऐसे हम इसको आपको बना देते हैं। विनाइल साइनाइड भी इसको कहते हैं बाबू, विनाइल साइनाइड भी कहते हैं, है ना। यही है एक्राइलो नाइट्राइल। इसके एन मॉलिक्यूल आपस में, है ना, होमोपॉलीमर एक दूसरे से पॉलीमराइज होकर के इनके एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। एडिशन क्यों, क्योंकि इनके ये पाई बॉन्ड टूट जाते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन से। हाँ, यहाँ पर देखिए पूरा हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, पूरा हम आपको बता देते हैं। इनके सब एक दूसरे से पॉलीमराइज हो जाएंगे और ये बना देंगे आपको पान, या इसको पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल, या आप इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्लॉन भी कहते हैं। ऑर्लॉन जो सिंथेटिक कपड़ा का निर्माण करता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपको इसका कहा गया, ऑर्लॉन एक पॉलीमर है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का, यानी ये इसका आंसर बी हो गया, इसका आंसर बी हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। इसका इंग्लिश वाला देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट कौन है ये पूछ रहा है। तो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट जिसमें मीठापन ज्यादा हो लेकिन क्या हो, कैलोरी कम हो। तो भाई इसमें तो सेक्रिन है, ये भी है ना, एस्पार्टेन ये भी है,
और सोडियम साइटोमेट भी है, ये भी है। ऑल ऑफ दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर डी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दवा बुखार कम करता है? कौन सा दवा है जो बुखार को कम करता है ना? टेम्परेचर को रिड्यूस करता है ना? टेम्परेचर को रिड्यूस करने वाला एंटी पायरेटिक, यानी ताप को कम करने वाला एंटी पायरेटिक, तापनाशी एंटी पायरेटिक होता है, एंटी पायरेटिक। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, एंटी पायरेटिक, है ना? एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करने वाला, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को, विषाणु को, है ना, हानिकारक जीवाणु विषाणु को अरेस्ट करने वाला एंटीबायोटिक हो गया। ट्रांसक्लूजर जो ये आपको प्रशांतक कहते हैं, दर्द को शांत करने वाले दूत एनाल्जेसिक के अंतर्गत आते हैं। उतना अब डिटेल चर्चा इसमें करना असंभव है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? एंटीपायरेटिक हो गया। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, देखो बाबू, ये क्या कर रहा है? 41 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आपको ये द्वितीय सेल है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेकेंडरी बैटरी? सेकेंडरी बैटरी जो पुनः रिचार्ज करके यूज में लाया जा सके, पुनः रिचार्ज करके यूज में लाया जा सके, उसे हम लोग सेकेंडरी बैटरी करते हैं। लेक्लांचे सेल जो होता है वो आपको प्राइमरी बैटरी है ना, जिसे ड्राई सेल भी कहा जाता है ना, लेक्लांचे के नाम पर रखा गया है। तो ये तो होंगे नहीं, है ना? तो इस दृष्टिकोण से डी भी नहीं होंगे, क्योंकि जब ये नहीं होंगे तो डी होंगे ही नहीं। क्वेश्चन पकड़ने का एक और तकनीकी है। ठीक है, अब रही बात लेड स्टोरेज बैटरी, यही होंगे जो आपको इन्वर्टर बैटरी वगैरह के रूप में यूज की जाती है। इसलिए लेड स्टोरेज बैटरी ही सेकेंडरी बैटरी है, जो डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः रिचार्ज किया जा सके, उसे हम लोग सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी बैटरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ऊपर वाले के आंसर, ये 40 का आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है ना? अब क्या कर रहा है? अधिशोषण प्रक्रिया है। क्या है? अधिशोषण प्रक्रिया है ना? अधिशोषण क्या है की प्रक्रिया, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है क्या? द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना? एडजॉर्प्शन, तो उष्मा छेपी तो होती है, ठीक है, उष्मा शोषी भी होती है, उष्मा छेपी भी होती है, ऑक्सीकरण भी होते हैं, ठीक है, अवकरण भी होते हैं। लेकिन सारा ये क्या होता है? पृष्ठ पर होता है, पृष्ठीय घटना है। इसलिए इसका आंसर क्या होंगे? इसका आंसर प्रक्रिया पूछ रहा है ना? प्रक्रिया पूछ रही है। देखिए इसका इंग्लिश देखा जाए कैसा है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, है ना? इंग्लिश क्या कर रहा है? इंग्लिश एक्सोथर्मिक, है ना? तो एक्सोथर्मिक तो होते हैं, लेकिन ये फेनोमेनन जो है, घटना जो है, वह आपको सरफेस पर होने वाली घटना है ये, है ना? और सरफेस पे जो होती है, तो सरफेस पे जब फिजिकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन होते हैं, तो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों होते हैं, है ना? उसमें एक बहुत सारा कॉज भी है ना? अक्सर तो एक्सोथर्मिक ही होते हैं, अक्सर तो एक्सोथर्मिक होते हैं, ये तो इंडोथर्मिक है, तो ये नहीं होंगे। लेकिन कुछ कुछ में इंडोथर्मिक भी होता है, पूरा कंडीशन पढ़ना अभी संभव नहीं है, लेकिन ये फिजिकल फेनोमेनन है। ठीक है ना? सरफेस फेनोमेनन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? विच अमॉन्ग द फ्लोइंग द स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो पहले तो ये सभी स्ट्रॉन्ग, सभी एसिड हैं। पहले तो ये बात जान जाइए आप, ये सभी के सभी एसिड हैं।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, निश्चित आएगा। बिहार बोर्ड में अगर नहीं आया तो सीबीएसई बोर्ड में भी आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको एसिटिक एसिड है, फिर आपको एक और है, लेकिन इस पर क्या हो है कि एक कोलरीन आ जा रहे हैं, फिर एक और है जिस पर दो कोलरीन आ जा रहे हैं, और है ना, दो कोलरीन आ जा रहे हैं, एक और है जिस पर तीन कोलरीन आ जा रहे हैं। ठीक है, तो कोलिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं ये। कोलिन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेती है, ये विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो विड्रॉ कर लेने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर क्या होती है, घट जाती है। यहाँ तीन विड्रॉ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गए तो ये बॉन्ड वीकर हो गया ओ और एच के बीच, है ना। तो बॉन्ड वीकर हो जाएंगे तो एच आसानी से निकल जाएगा, और जब एच आसानी से निकल जाएगा एच प्लस के रूप में, तो एसिड की तरह काम करने लगेंगे। उस दृष्टिकोण से ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड से, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड से, और सबसे कम एसिडिक नेचर आपको एसिटिक एसिड शो करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपका डी हो गया, आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में टर्सरी एमीन कौन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टर्सरी एमीन। तो भाई मेरे, टर्सरी एमीन किसे कहते हैं, नाइट्रोजन के जो तीन अनपेयर्ड से तीन अल्काइल जुटा रहे, तीन अल्काइल, तीन फेनाइल, तीन विनाइल, तीन बेंजाइल, जो भी तीन जुड़ा हो, तीन एराइल जो भी जुड़ा हो, है ना, तो उसे हम लोग टर्सरी एमीन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यानी नाइट्रोजन पे, यानी नाइट्रोजन पे आपको हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, किसके लिए, टर्सरी एमीन के लिए, 3 डिग्री एमीन के लिए। तो इसमें 2 डिग्री एमीन में एक हाइड्रोजन रहेंगे, 1 डिग्री एमीन में दो हाइड्रोजन रहेंगे। तो यहाँ पर जो है एनिलीन है, तो ये 1 डिग्री एमीन है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ एक एच है, तो यहाँ 2 डिग्री एमीन होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो है एक नाइट्रोजन पर तीन अल्काइल है, एक मिथाइल है, एक यहाँ मिथाइल है, और यहाँ इथाइल है। ठीक है ना, तो ये हो गया एन एन डाई मिथाइल इथाइल, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ भी एन के साथ एच है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होंगे, टर्सरी एमीन ये हो गया। ठीक है ना।